अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की ऑन द बेसिस ऑफ लेंज लॉ एंड फैराडेज लॉज। तो देखिए इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ मोशन हो रहा है, नॉर्थ पोल को हम अपने लूप के पास में ले जा रहे हैं। तो नॉर्थ पोल अगर हम पास में ले जा रहे हैं तो हमारे नॉर्थ पोल के पास में आने से फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स को रोकने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, नॉर्थ पोल ही चाहिए होगा, यानी हमारे लूप में ऐसा करंट फ्लो करेगा जो कि यहाँ पर हमें नॉर्थ पोल दे दे। नॉर्थ पोल के बीच में रिपल्शन होगा जिसकी वजह से आपकी बार मैग्नेट को पास लाने में आपको ऑपोजिशन फील होगा। यानी इधर नॉर्थ पोल बनाने के लिए इस साइड से देखने पर करंट को कैसा फ्लो करना पड़ेगा, एंटी क्लॉक वाइज। दूसरे केस में आपको दिया हुआ है कि आप बार मैग्नेट को दूर ले जा रहे हो। अब नॉर्थ पोल आपके लूप से दूर जा रहा है, यानी फ्लक्स लिंक जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसको दूर जाने से रोकने के लिए ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के लिए करंट कैसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो साउथ पोल नॉर्थ पोल को कॉल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया? इसी तरीके से यहाँ आपको दिया हुआ है कि इस वायर में जो करंट है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो इसके कारण यहाँ पर इस लूप में आपका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, ठक ठक रूल ये आपको याद है। करंट की डायरेक्शन में आपने उंगलियां, अपना अंगूठा रखा सीधे हाथ का, राइट हैंड की उंगलियों को यहाँ लेके गए, ठक ठक की आवाज़ आई, यानी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब अंदर की तरफ का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे करंट बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ बढ़ रहा है उसको आपको रोकना है। कैसे रोकोगे? तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना पड़ेगा, यानी आप यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाओगे। नॉर्थ पोल बनाओगे तो आपके इस लूप से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ आएंगी जो अंदर आने वाले मैग्नेटिक लाइंस को कैंसिल करेंगी, यानी आपके करंट को कैसी डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसका उल्टा होता है तो आप समझदार हैं, आपको इसका उल्टा करना होगा, यानी अब की बार आपके करंट को ऐसे चलना होगा कि साउथ पोल बने, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हमको जनरल पॉइंट्स देखेंगे। जैसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसको हम E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी देते हैं। साइन किसने दिया? लेंज लॉ ने दिया। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट चेंज करता है, मान लीजिए φ1 से φ2, कितने टाइम में? टाइम डेल्टा टी। तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल रिलेशन की बजाय हम इसको φ2 माइनस φ1 डेल्टा टी, बाहर माइनस साइन लगाना ना भूलें। अगर सर्किट क्लोज्ड वन है, क्लोज सर्किट में ही आपका करंट फ्लो कर सकता है, तो इंड्यूस्ड करंट कितना होगा? तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं V बराबर आई आर, तो I इक्वल टू V बाय आर, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आपके पास है, तो φ2 माइनस φ1 आर डेल्टा टी से आपको क्या मिल जाएगा? इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ में रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इंड्यूस्ड करंट में रेजिस्टेंस की वैल्यू है, यानी सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है इस बात पर आपका इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करेगा। अगर हम सर्किट को ओपन कर देते हैं यानी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर देते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होगा लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। वही बात है, मैंने आपको कहा था करंट फ्लो करने के लिए आपको सर्किट को कंप्लीट तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंड्यूस करंट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डी क्यू चार्ज फ्लो किया है ड्यू टू इंडक्शन टाइम डी टी में, तो करंट को हम लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से हम क्यू को क्या लिख सकते हैं, यानी कितना चार्ज फ्लो किया, φ2 माइनस φ1 अपॉन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप समझिए करंट का फ्लो करना इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि ये काम कितने टाइम में हुआ। आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि ये काम कितने टाइम में हुआ, लेकिन इंड्यूस्ड चार्ज इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि ये काम कितने टाइम में हुआ। आप 20 साल में भी फ्लक्स को φ1 से φ2 अगर चेंज करते हैं तो भी कैलकुलेशन में इंड्यूस्ड चार्ज तो होगा। भले करंट का अमाउंट बहुत कम हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ का अमाउंट का बहुत कम हो, लेकिन चार्ज इंड्यूस तो होगा। दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। तो हमारा चार्ज इंड्यूस जो है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि टाइम इंटरवल कितना है, जो कितने टाइम में आपने फ्लक्स चेंज किया, ये केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि नेट चेंज इन फ्लक्स कितना है और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है। तो हमने देखा फैराडे लॉ और लेंज लॉ से कि हमारा जो चेंज है मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसकी वजह से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट होता है। तो हम फ्लक्स को कितने तरीके से बदल सकते हैं? तो देखिए फ्लक्स के फॉर्मूले में आपकी 3 चीज़ें आती हैं, बी, ए और थीटा। यानी आप मैग्नेटिक फील्ड बदल सकते हो, आप एरिया बदल सकते हो, और या फिर आप अपना एंगल बदल सकते हो। मतलब आप लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ है, फ्लक्स लिंकेज जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड बदलोगे तो भी फ्लक्स बदलेगा। अगर आप अपने लूप का एरिया ही घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, तो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा।
और अगर आप अपने मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल को बदलते हो तो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ कि किन किन तरीक़ों से हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। जैसे पहला तरीका है मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके। ये आपका यहाँ पे मान लीजिए लूप था, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड था इन्वर्ट था, उसका डायरेक्शन हमारा वही रखा हमने, लेकिन उसकी वैल्यू को हम टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं। तो हम जानते हैं फ्लक्स होता है B इंटू ए इस केस में, क्योंकि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो फ्लक्स बराबर BA, यहाँ से हमने फ्लक्स का वैल्यू लिख लिया। डी फाई बाई डी टी किया तो हमारा एरिया तो कांस्टेंट है, केवल क्या चेंज हो रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू मिल जाएगा -πr² dV बाय dt। यहाँ पे हमें मालूम पड़ रहा है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करेंगे, तो अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड देगा। और अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज़ करते हैं तो क्लॉकवाइज करंट होगा, यानी साउथ पोल बनेगा, यानी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने की कोशिश होगी। दूसरा तरीका क्या है कि हम एरिया बदल दें। अगर हम ये माने कि हमारा एरिया A1 से A2 हो गया किसी टाइम t में, तो हमारा फ्लक्स भी BA1 से BA2 हो गया, तो एवरेज ईएमएफ हमारा इंड्यूस्ड हुआ होगा -φ2 - φ1 बाई टी, या BA1 - BA2 अपॉन टी। यहाँ पे अगर रेडियस ऑफ लूप हम कहते हैं कि इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दे dr/dt से, तो देखिए अगर आपका रेडियस ऑफ लूप बदलने लग गया तो एरिया भी बदलने लग गया, क्योंकि एरिया बराबर πr²। तो आप अगर एरिया का रेट ऑफ चेंज लिखेंगे तो वो क्या आएगा, एरिया बराबर πr², तो dA/dt क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट 2r dr/dt। तो अगर आपका रेडियस चेंज हो रहा है तो उसकी मदद से आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मिल जाएगा, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको कब काम में लेना है, जब आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप चेंज हो रहा हो। अगर ऐसा दिया है कि लूप को हम मूव करा रहे हैं यूनिफॉर्म फील्ड से बाहर, यानी जैसे यहाँ, तो यहाँ क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ आप क्रॉस के साइन देख रहे हैं, केवल यहीं पर आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब सपोज करिए कि आप v वेलोसिटी से इसको बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अगर आप इसको v वेलोसिटी से बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं तो आपका ये जो रॉड है, ये आपकी लाइंस ऑफ फोर्स को क्या कर रहा है, कट करता हुआ जा रहा है। ठीक है, ये लाइंस ऑफ फोर्स कट हो रही हैं, एक तो एरिया आपका चेंज हो ही रहा है और लाइंस ऑफ फोर्स भी कट हो रही हैं, इनकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू कितना होगा, BVL। अगर R रेजिस्टेंस ऑफ लूप है तो करंट कितना होगा, BVL/R। अगर हमें ये पूछा जाए कि कितना फोर्स हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा इस लूप को बाहर निकालने के लिए, वो तो लगाना ही पड़ेगा, बिना आपके फोर्स लगाए ये लूप बाहर नहीं आएगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो फोर्स हमें कितना लगाना होगा, तो देखो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, आपके इंड्यूस्ड करंट की वजह से आपके मैग्नेटिक फील्ड का आपके इस कंडक्टर पर फोर्स लगेगा BIL, ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस फोर्स के अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप अपने लूप को कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर ला सकते हो। तो हमें फोर्स कितना लगाना होगा, BIL। यहाँ से फोर्स की वैल्यू हम E का वैल्यू रखेंगे, तो BIL की वैल्यू रखेंगे, I की वैल्यू रखेंगे, E की वैल्यू रखेंगे, दोनों की वैल्यू ही किसकी टर्म्स में है, B, V और L की। तो हमें फोर्स मिल जाएगा कितना, B²L² V/R। अगर पावर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स पूछा जाए तो हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो फॉर्मूला आएगा B²L² V/R। आई थिंक दे आर इजी टू रिमेंबर। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक एयरक्राफ्ट है जिसका विंग स्पैन 40 मीटर का है, वो फ्लाई कर रहा है स्पीड 1080 km/h से ईस्टवर्ड डायरेक्शन में एट अ कांस्टेंट एल्टीट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विद द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। तो हमसे पूछा है EMF डेवलप बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग्स कितना होगा। तो देखिए आप समझिए कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपको क्यों दिया है, क्योंकि आपके जो हॉरिजॉन्टल स्पैन है विंग का, वो इन वर्टिकल लाइंस को काटेगा। इन लाइंस को काटने की वजह से EMF इंड्यूस होगा। EMF इंड्यूस कितना होगा, E, वो कितना होगा, BVL। B का वैल्यू आपको दिया है 1.75 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला।
स्पीड आपको दिया है 1080 को हम कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, किस में, मीटर पर सेकंड में। वो लगभग आएगा 300 मीटर पर सेकंड, और विंग स्पैन हमें 40 मीटर दिया है, तो एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 0.21 वोल्ट। आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने आप से सॉल्व करके इसको। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।